हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट एंड इवेल्युएशन पे। और आज ये आपका पार्ट 1 रहेगा, यानी कि इसे 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर के, इस वजह से ठीक है हम इसे 2 क्लासेस में और जितने भी पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आज तक देखे होंगे उन सभी को कवर अप करेंगे। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए, ठीक है। और पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी। अब कल जब हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे तो ओवरऑल आपको वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी ना। और थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर अप्रिसिएशन। आप सभी वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड और रिक्वेस्ट भी है जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ना। और पीडीएफ्स आपको पता ही है कि जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, उन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो कि आरटीई के तहत लाया गया था, ठीक है। और आरटीई का जो कॉन्सेप्ट है ये अधिनियम 2009 में बन गया था, लेकिन लागू इसे 2010 में किया गया था। बनाया किसने था? तो एनसीईआरटी ने इसको एक तरीके से आरटीई का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आया था, ठीक है। जो आरटीई 2009 है इसी के तहत ही सीसीई का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था, यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। अभी डिटेल में जानते हैं कि ये आखिर है क्या ना। और इसको लाने का उद्देश्य क्या था? तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, इसका जो सीसीई का मेन पर्पस था ये करना, ठीक है। यानी कि बच्चे का संपूर्ण विकास करना, उसके हर एक पक्ष का विकास होना चाहिए। अब ये होलिस्टिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए, होलिस्टिक से मतलब हो जाता है बच्चे का शैक्षिक, ठीक है, और सह शैक्षिक। शैक्षिक यानी कि जो बच्चे के पढ़ाई लिखाई से, सिलेबस से, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी ही उसके शैक्षिक पक्ष में इंक्लूड हो जाती हैं। और सह शैक्षिक यानी कि को स्कॉलास्टिक में कौन सी चीज़ें आएंगी? तो जितनी भी चीज़ें वो कॉपी किताब से हट करके, यानी कि उसे हट करके करता है ना एक तरीके से, फिर वो उसका एक तरीके से कह सकते हैं गेम का जोन हो ना, गेम्स के एरियाज़ में भी उसको इंटरेस्ट हो, डांस, आर्ट, क्राफ्ट या फिर जो भी क्षेत्र हो, यानी कि पढ़ाई लिखाई से हट करके अगर है, जिसे हम सह शैक्षिक क्षेत्र बोल रहे हैं, को स्कॉलास्टिक फील्ड्स में इंक्लूड होगा ना, जहाँ पे पढ़ाई के अलावा जो भी उसका इंटरेस्ट आएगा वो सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और शैक्षिक में उसका जो भी सिलेबस है, जिस सब्जेक्ट लाइक जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें जो भी होंगी, यानी कि बैग, बुक्स, कॉपी किताबें ना, उनसे रिलेटेड वो शैक्षिक हो जाता है। यानी कि हर एक पक्ष का विकास बच्चे का होना चाहिए, वो फिर शैक्षिक हो या फिर सह शैक्षिक हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही बहुत टॉप कर रहा हो ना। भाई अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो भाई इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना है ना, मुट्ठी भर लोग जाते हैं यहाँ से। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कहीं ना कहीं हम ये जो सह शैक्षिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ कह सकते हैं ना, उसमें पीछे है। तभी तो भाई चाइना, अमेरिका, कितने सारे प्लेयर्स जाते हैं, हमारे यहाँ तो मुट्ठी भर प्लेयर्स ही वहाँ पहुँच रहे हैं। तो मतलब अभी भी हम कहीं ना कहीं पीछे ही हैं, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात तो होती है पर उतना विकास अभी हो नहीं रहा है, ठीक है। सारा फोकस पढ़ाई पर है, स्टिल पढ़ाई का ये हाल हो रखा है ना। तो एक तरीके से एक वर्ड यहाँ पे ये भी आपका होना चाहिए कि जो शैक्षिक है ये एक नैरो वे में देखा जाता है, यानी कि संकुचित क्षेत्र है, लेकिन वाइडर एरिया मान के चलते हैं हम सह शैक्षिक को, ठीक है। जहाँ पे बच्चा, क्योंकि भाई हर बच्चा पढ़ाई में ही तेज हो ये ज़रूरी तो नहीं है, है ना। कहीं अगर फील्ड में बच्चे को इंटरेस्ट है तो उधर भी उसे प्रमोट करना चाहिए। अब इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि को करिकुलर का मतलब फिर बच्चे का स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, हर तरह से विकास करना ही होलिस्टिक डेवलपमेंट में आता है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि सतत विकास की बात करी गई है ना, तो तीनों वर्ड को हम किस तरीके से समझेंगे? भाई कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। अगर आप बच्चे का लगातार असेसमेंट करते हैं ना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बच्चे का हाफ ईयरली एग्ज़ाम ले लिया या फिर एनुअल एग्ज़ाम ले लिया और रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आप कंटिन्यूअस बच्चे का एक फीडबैक आप ले रहे हो ना डेली की बेसिस पे, आपने पिछली क्लास में कुछ पढ़ाया, नेक्स्ट डे आपने उसको बच्चे से पूछ लिया या फिर रिकॉल करा लिया या फिर कोई छोटा सा टेस्ट ले लिया, तो वहाँ पे आपको क्या लाइक ये चीज़ें फोकस्ड होती हैं इम्प्रूवमेंट पे,
ठीक है, इम्प्रूवमेंट पे फोकस्ड होती हैं और आप एक फीडबैक हमेशा आपको लेते रहना चाहिए बच्चों का, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव, यानी कि समग्र डिटेल्ड डिस्कशन, जैसे कि शैक्षिक और सह शैक्षिक अभी हमने बस बात करी ना। तो समग्र का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कितना रटाया बच्चे को, आपने बस वही कॉपी पेपर पे उसका टेस्ट ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर पक्ष का ध्यान रखना है बच्चे के, ठीक है। और मूल्यांकन इवैल्यूएशन कैसे होते हैं, तो फॉर्मेटिव भी होता है और समेटिव भी होता है। इन्हें भी हम डिटेल में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके ना। अगर आपने PYQs लगाए होंगे तो आपको पता होगा कितना इम्पोर्टेंट है। सो पढ़ते हैं, आगे चलेंगे। आकलन या मूल्यांकन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को समझते हैं। ये क्या है, तो भाई आकलन क्या है। आकलन जो होता है ना, ये गुणात्मक होता है, ये क्वालिटी, बच्चे की क्वालिटी को बताने का काम अगर कुछ करता है तो वो असेसमेंट है। यानी कि असेसमेंट के थ्रू आप बच्चे की क्वालिटी को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, फिर जैसे कि अभी हमने ऊपर ही देखा ना कि आप डेली बेसिस पे बच्चे को असेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ हाफ ईयरली एग्ज़ाम ले लिया, एनुअल एग्ज़ाम्स ले लिए, है ना, और बस बच्चे का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया और हो गया काम ना। तो वो कभी भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। उसे हम समेटिव की कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन जहाँ भी हम असेसमेंट की बात करेंगे वहाँ पे आपका भाई क्वालिटी पे ये चीज़ें फोकस्ड होती हैं, और इवैल्यूएशन अपने आप में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्लूड करके चलता है, समझ रहे हैं। यानी कि मापन और आकलन दोनों को साथ में अगर कोई लेकर के चलता है तो उसे ही हम इवैल्यूएशन कहते हैं ना। जैसे कि ये ग्राफ से आप समझ पाएंगे ना, एक छोटा सा मैंने आपके लिए वेन डायग्राम बना रखा है। जैसे कि ये क्या देख रहे हैं भाई, ये बड़ा वाला जो है ये हमारा होता है असेसमेंट, ठीक है। और यानी कि नहीं, ये चीज़ समझ के चलेंगे ना, इवैल्यूएशन सबसे बाहर वाला होगा, उसके अंदर का जो एरिया होगा वो असेसमेंट होगा, और उसके भी अंदर का मापन होता है, ठीक है। तो आप ये प्रायोरिटी के बेसिस पे देख सकते हैं कि सबसे पहले या फिर समग्र अपने आप में सब कुछ लेकर के आकलन को भी और मापन को भी लेकर के चल रहा है ना, तो वो कौन होता है, वो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है। जैसे कि अभी हमने ऊपर ही देखा, ठीक है, कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को शो करता है, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को शो करता है ना, कि बच्चे में कितने गुण हैं। और बच्चा लाइक ठीक है, अगर हमने एग्ज़ाम लिया तो बच्चा आखिर स्कोर कितना कर रहा है ना, हर एक चीज़, हर एक पक्ष का ध्यान मूल्यांकन इवैल्यूएशन रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और आपका जो असेसमेंट होता है ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, फीडबैक पे बेस्ड होता है ना। बच्चे को डेली बेसिस पे आप ऑब्जर्व करते हैं, आपको एक फीडबैक मिलता है, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, बच्चे को रेमेडी देते हैं, बच्चे को रेमेडी क्लासेस देते हैं, और भाई उसका उपचार करेंगे ना। जिस तरीके से भाई आपको फील होगा कि इस बच्चे को अलग से नीड है पढ़ाने की, तभी तो उसी के लिए तो रेमेडियल क्लासेस बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ये आप समझ चुके होंगे। अभी यहाँ पे मूल्यांकन के प्रकार की बात करते हैं। तो मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मूल्यांकन आपके 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलेंगे। और यहीं पे एक ऊपर लाइन लिखी हुई है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम कल डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो होते हैं ना, वो सारे ही असेसमेंट फॉर लर्निंग में इंक्लूड होते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे ना, कि जब कल पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, ये हम समझ लेते हैं। पहले तो ईजी लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं तो भाई हम सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं बच्चे का, ठीक है। मान लीजिए कि आज हम कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं क्लासरूम में बच्चे को, और उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि बच्चे ने पिछली क्लास में सीखा था, क्या उसकी मेमोरी में कुछ है भी, यानी कि एक रिकॉल हम कराएंगे बच्चे को पिछली क्लास, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर उससे रिलेटेड हमने पिछली क्लास से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बच्चे से पूछ लिया ना, तो ये सारी चीज़ें, ये असेसमेंट ही तो कर रहे होते हैं हम, और ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। मान लीजिए बच्चे ने ध्यान से नहीं सुना, या फिर जिस भी रीज़न से वो आपको आंसर नहीं कर पा रहे, तो भाई उसको आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। पॉइंट्स को देखते हैं। तो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उनकी सीखने की ज़रूरतों को जानने और उचित रणनीति का चयन करके
अंतर को भरने में मदद करते हैं। भाई अगर हमें पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे रह जा रहा है ना, कहाँ पे कॉन्सेप्ट वो नहीं सीख पा रहा है, तो फिर उसे हम रेमेडी क्लासेस देते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि यदि खाना पकाने के दौरान, ये एग्जाम्पल बहुत आता है आपके सीटेट में एज इट इज़ ऐसे ही ना, मान लीजिए आप खाना पका रहे हैं और उसके दौरान ही आप उसको टेस्ट करके देखते हैं ना, तो ये सीखने के लिए आकलन की कैटेगरी में आता है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि खाना बनाते ही बनाते आपने क्या कर लिया, थोड़ा सा चख के देख लिया कि नमक सही है क्या, टेस्ट प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं ना। इसमें आता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब वो समेटिव असेसमेंट होता है ना। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो कि वर्ष के अंत में ना, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम्स किए जाते हैं और एनुअल एग्जाम्स, जहाँ पे भाई हमें रिज़ल्ट डिक्लेयर करना होता है बच्चे का ना, बच्चे का रिज़ल्ट डिक्लेयर करना होता है कि बच्चा फेल है या फिर पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी समेटिव असेसमेंट में आ जाती हैं। जैसे कि क्या बोल रहे हैं ये कि योगात्मक होने के लिए और छात्र की उपलब्धि का सटीक विवरण तैयार करने के लिए, सटीक है ना, कि भाई बच्चा फेल है या फिर पास है, ये बताने के लिए यहाँ पे चीज़ें होती हैं आपकी। और अवधि के अंत में छात्र के सीखने के स्तर को मापने, उपलब्धि के स्तर को मापने, प्रमाणित करने और प्रतिवेदन करने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई शिक्षक लौटने के बाद किसी यात्रा के बारे में सवाल पूछता है तो इसे सीखने का मूल्यांकन कहा जाएगा। यानी कि अगर आप उस काम के दौरान, सीखने के दौरान आप पूछ लेते हैं तो वो आपका सीखने का असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाता है। लेकिन अगर सीखने के बाद आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि समेटिव असेसमेंट कह देते हैं। तो ये समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ के तो भाई चलेंगे आप ना। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई किया जाएगा और नेक्स्ट सेशन में हम फिर से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आकलन के प्रकार की बात करते हैं, टाइप ऑफ असेसमेंट क्या है, तो वही सेम चीज़ जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, बस थोड़ा सा इजी वे में मैंने और लिख दिया ताकि आप पढ़ के एग्जैक्टली समझ पाए ना। वो थोड़ा क्रिटिकल लैंग्वेज में होगा कि भाई ये फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है। जैसे कि मंथली एग्ज़ाम्स ले लिया गया है ना, एक महीने में कुछ चैप्टर्स पढ़ाए गए, उसका फीडबैक लिया गया ताकि बच्चे में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ना। और साथ में साथ बच्चे में ही नहीं, खुद की टीचिंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप ना, कि हम बच्चे को और बेहतर तरीके से कैसे सिखाएं कि वो समझ पाए चीज़ों को ना। इसमें हाफ ईयरली, एनुअल जैसे एग्ज़ाम्स को इंक्लूड किया जाता है, या फेल और पास बताएंगे हम। यहाँ पे हम बच्चे में इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं और फीडबैक लेना चाहते हैं ना। सो आई थिंक इसके बाद हमारी क्लास जो है वो एंड हो चुकी है और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जैसे कि कल के सेशन में मैंने बताया था कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये सारे टॉपिक्स हो गए। और अच्छे जो टेस्ट होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी टॉपिक्स हैं अभी जो आपके सीटेट में आते हैं एग्ज़ाम में ना, उन सभी को हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना। और पीडीएफ्स के लिए आपको पता है कहाँ जाना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।